ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सभी लोग अपनी कॉपी में लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल वी से लिखते हैं हम लोग, इसका नोटेशन है। सबसे पहले डिफाइन करेंगे, जो टॉपिक नंबर 1 है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो हेडिंग लिखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। मान ली हमारे पास कोई भी एक चार्ज कैपिटल Q है, इसके सराउंडिंग में इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल V निकालना है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, हम इनफाइनाइट से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कैरी करते हुए इस पॉइंट तक ले आएंगे। Q0 चार्ज को कैरी करने में वर्क W हुआ, तो यूनिट चार्ज को कैरी करने में कितना होगा बच्चों, बोलिए W/Q0। रिप्लाई करते रहिए, क्या होगा W/Q0। इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V कहते हैं। तो बहुत सिंपल है फार्मूला, और डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है। अब डेफिनेशन सुन लीजिए कैसे बोलेंगे इसको। वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। समझ में आ गई बात, इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, क्लियर है ना, बोलो बच्चों। यहाँ से अगर इसकी यूनिट निकाले तो क्या आएगा, जूल पर कूलम आएगा ना। ठीक, और दूसरा नाम क्या होता है इसका, बोले बच्चों वोल्ट। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, बोलो बच्चों। इसकी और भी डेफिनेशन बुक्स में लिखी हुई है, लेकिन वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब यही निकलता है, मीनिंग भी यही निकलता है। ठीक है ना, वो लिखा हुआ है कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू अ कंजर्वेटिव फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट। ठीक है, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन को बनाना हो तो ऐसे बनाया जा सकता है। सिंपलेस्ट तरीका यही है कि वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यूनिट इज जूल पर कूलम या वोल्ट। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बिटवीन टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी दो आर्बिट्री पॉइंट ले लीजिए, A और B। एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को B से A तक कैरी करिए, कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, बोलिए। यहाँ पर भी वर्क ऑन यूनिट चार्ज W/Q0 आएगा ना, इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सुन लिया बच्चों। और एंड दिस डेफिनेशन इज मोर जनरल देन द डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी मदद से पोटेंशियल भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो क्या होगा, देखो आज जो भी हम क्लास ले रहे हैं ना, ठीक, ये आने वाले एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक, जिस तरह से आपको ज़रूरत है पढ़ने की, उसके हिसाब से डेरिवेशंस नहीं कराएंगे। कॉन्सेप्ट, फार्मूला और न्यूमेरिकल। सुन लिया ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट, फार्मूला, वेरिएबल्स के साथ, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर डेफिनेशन बनानी हो तो क्या बनाएंगे, ये भी तो वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज है ना, इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो यहाँ पर अगर डिफिनीशन समझना हो तो क्या लिखोगे, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। चाहो तो लिख लो एक लाइन, वर्क डन इन कैरिंग, थोड़ा जल्दी ले लिखो, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर is called work done in carrying a unit positive charge from one point to other is called potential difference between the points. Is called potential difference between the points. ठीक, तो डेफिनेशन के हिसाब से यही आएगा ना। ध्यान क्या रखना है कि हमको उस पॉइंट में से पोटेंशियल को माइनस करना है जहाँ पर हम पहुँचते हैं, उसमें से उसको माइनस करना जहाँ से चलते हैं। सुन लिया ना, किस में से माइनस करना है, जहाँ पहुँचते हैं, उसमें से किसको माइनस करना है, जहाँ से चलते हैं।
छोटी बात है, ध्यान नहीं रखोगे तो न्यूमेरिकल में पॉजिटिव निगेटिव की बहुत गलती आएगी। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि चाहे हमारा फार्मूले में, पोटेंशियल के फार्मूले में सोर्स चार्ज हो या टेस्ट चार्ज हो, अभी तक तो टेस्ट चार्ज आया ना, बोलो, इस चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं ना हम लोग, ठीक, पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल लेते हैं थ्योरी में हर जगह, बोलो। न्यूमेरिकल में कुछ भी हो सकता है पर थ्योरी में तो हमेशा पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल लेते हैं। तो जो सोर्स चार्ज हो या टेस्ट चार्ज हो, अभी फार्मूला बनाएंगे सोर्स चार्ज भी आएगा, ठीक है ना। अभी इसमें टेस्ट चार्ज है, चार्ज का साइन लिखना है, याद रहेगा ना। हम लोग ने वेक्टर क्वांटिटीज के कैलकुलेशन में चार्ज का साइन नहीं लिखा था, डायरेक्शन देख लेते थे, उसके अकॉर्डिंग अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन करते थे, वेक्टर्स था तो, बोलो। लेकिन स्केलर क्वांटिटी के कैलकुलेशन में चार्ज का साइन लिखना है, चाहे वो टेस्ट चार्ज का साइन हो या सोर्स चार्ज का साइन हो। सोर्स मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल क्रिएट करता है। तो अभी तक दोनों जो फार्मूले बताए उसमें क्या आया, टेस्ट चार्ज आया ना, बोलो। अगर इसकी मदद से आपको पोटेंशियल वर्ड डिफाइन करना हो तो क्या करोगे, अगर ये बी पॉइंट को हम इनफाइनाइट पर कर दें तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो देखो वही डेफिनेशन आ जाएगी, इफ बी इज एट इनफाइनाइट देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना होगा बच्चों, 0। तो वी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको 0 छोड़ दो, W/Q0। तो यही तो बन जाएगा ना डिफिनीशन ऑफ एनी पॉइंट, बोलो, वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, बोलो बच्चों। आगे समझ में, ठीक, पक्का, इरेज कर दे इसको, ठीक। नेक्स्ट लिखे हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स पॉइंट चार्ज। तो लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स पॉइंट चार्ज। तो ये अगला टॉपिक है और डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन करवा चुके हैं आप लोगों को रेगुलर क्लासेस में, बोलो बच्चों। तो इस रिवीजन क्लास में केवल आपको फार्मूला बताएंगे। तो मान लो एक चार्ज Q है, किसी पॉइंट O पर है, इससे R डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर पोटेंशियल V का फार्मूला क्या आता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, जिसको हम लोग स्मॉल k Q/R भी तो लिखते हैं, क्यों बच्चों। तो इस फार्मूले में जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज, और ये सोर्स चार्ज किसी पॉइंट पर है, बोलो, इसलिए हेडिंग में क्या लिखा गया है, सोर्स पॉइंट चार्ज। आगे समझ में, ठीक। इसका कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, चार्ज का जो भी साइन होगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिखेंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव लिखेंगे। मीन्स पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पॉजिटिव क्रिएट होगा और निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा। क्लियर है, ठीक। इरेज कर दें इसको। अब इन सब टॉपिक्स के बिहाफ पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, जितना भी मैंने पढ़ाया उसके बिहाफ पर 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे। मान लीजिए, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए इसको, ठीक। ओरिजिन पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ओरिजिन पर, यहाँ पर ओरिजिन पर एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 10 कूलम, ठीक। यहाँ पर एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। A का डिस्टेंस R∪A लिख दिया हमने 3 मीटर और B का डिस्टेंस लिख दिया R∪B 6 मीटर। मैं पूछ रहा हूँ कि एक प्रोटॉन को अगर B से A पर ले जाएं तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सब कुछ लिखने के बाद क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट वर्क डन इन कैरिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम पॉइंट B टू A। कैलकुलेट वर्क डन इन कैरिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम पॉइंट B टू A। तो हाथ उठाइए, कितने लोग कर सकते हैं, ठीक। क्या करेंगे इसके लिए, पहले बोलिए, पहले पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A निकालेंगे, फिर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और W/Q0 इक्वल टू उस डिफरेंस के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, हम सॉल्व करते हैं, देखिए, ठीक। हम लिखेंगे फार्मूला बाई W/Q0 इक्वल टू VA - VB कर देना बच्चों, बोलिए, ठीक। W वर्क कैलकुलेट करना, Q0 कौन सा चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज, प्रोटॉन को कैरी कर रहे हैं ना, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है बच्चों, E+E, बोलो बच्चों, E की वैल्यू जानते ही हो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
ए पर पोटेंशियल इस चार्ज के कारण निकलेगा ना, ये सोर्स चार्ज है ना, बोलो। तो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0, बोलिए Q/RA हो जाएगा ना बच्चों, माइनस बोलिए 1/4πε0 Q/RB। ठीक, क्लियर है। तो W/E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻19। क्लियर है, दिख रहा है 1.6 × 10⁻19। 1/4πε0 Q कॉमन है, तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 ना, बोलो। Q भी कॉमन है, Q की वैल्यू डायरेक्ट कॉमन लेके लिख दें 10 कूलम, बोलो बच्चों। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/RA - 1/RB बचेगा ना, बोलिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे, वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है हमको। तो अगला स्टेप यहाँ लिखते हैं W/, ये 1.6 × 10⁻19 अभी रहने दो, ये 9 × 10⁻10 हो जाएगा ना, बोलिए बच्चों। ठीक, तो 9 × 10⁻10, ये 1/3 - 1/6 हुआ ना, तो 1/3 - 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 9 × 1.6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 10 के पावर देखो -9 हो जाएगा ना। ठीक, ये ब्रैकेट में LCM 6 2 - 1, क्यों बच्चों, समझ में आ रही बात। तो फाइनली 6 से 9 काटा जा सकता है, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, बोलो बच्चों। इन दोनों का प्रोडक्ट 4.8 हो जाएगा ना, /2, बोलो बच्चों। इनटू ये दो 1 हो गया 10⁻⁻9 ना, तो फाइनली 2.4 × 10⁻⁻9 जूल। कैलकुलेशन सही है बच्चों, चेक कर लो, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप लोग कर लेंगे। एक मैं पूछूं, बोलिए, पक्का नोट करेंगे, फटाफट नोट करिए, 1 मिनट टाइम देंगे बस नोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करिए जरा। एक चार्ज है जो पॉइंट O पर है और इस चार्ज की वैल्यू 32 माइक्रोकूलम है। कितना है बच्चों, 32 माइक्रोकूलम। ठीक, इसके सराउंडिंग में एक सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल के कुछ पार्ट में ये एंगल 30 डिग्री बना लिया हमने, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को ठीक पॉइंट A से B तक कैरी करने में कितना वर्क होगा ये मैंने पूछ रखा है। रेडियस इसका दे रखा है 1 मीटर, कोई दिक्कत, बोलो बच्चों। रेडियस कितना है 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर होगा। ये लेंथ L है, सो यू कैन फाइंड योर आंसर इन टर्म्स ऑफ लेंथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो व्हाट विल द वर्क डन इन कैरिंग दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट A to B? 0। क्यों, इस चार्ज के कारण जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 0, तो वर्क डन 0 आएगा ना, सिंपल है। ठीक है, तो लेंथ, रेडियस और एंगल के टर्म को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो ना। ठीक, तो अगर आपको इसको सॉल्व करके दिखाना, हालांकि दिखाना तो है नहीं, लेकिन फिर भी कैसे दिखाओगे, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A = पोटेंशियल पॉइंट B, बोलो बच्चों। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा ना, तो W/Q0 क्या होता है, VB - VA लिखेंगे ना यहाँ पर, बोलो बच्चों। तो W/Q0 = 0, देयरफॉर W = 0। आ गया समझ में। ठीक, लिखेंगे कि मैं इरेज कर दूँ, लिख रहा है, कॉपी करिए फटाफट। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बिहाफ पर एक और प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, बोलिए। इसके बाद एक टॉपिक लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन। तो लिखिए अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन। इलेक्ट्रिक potential due to an electric dipole at end on position। एंड ऑन पोजीशन के और कौन कौन से नाम पता है आपको?
एक्सिस ऑफ द डाइपोल, मान लो ये डाइपोल है, ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मान लो, तो इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सिस भी बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं क्योंकि इधर एंड है ना, ठीक है, एक्सियल लाइन भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, और पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस बोल सकते हैं, या माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू है तो इट इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस बोल सकते हैं ना। तो इतने ढेर सारे नाम हैं, ठीक है, फेमस जो है वो लिख दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास एक निगेटिव चार्ज है माइनस क्यू और एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ठीक। तो आप एक सिंगल लाइन भी बना सकते हो, ये कंपलसरी नहीं कि हमेशा ऐसा कुछ दिखाओ, ठीक है, और आप डबल लाइन भी बना सकते हो। इसका सेंटर सी है, लेंथ कितनी लेते हैं बच्चों 12 ना, तो हाफ लेंथ एल, रिमेनिंग हाफ लेंथ बी एल, इसको मान लिया चार्ज नंबर 1, इसको मान लिया चार्ज नंबर 2, और ये लाइन एंड ऑन पोजीशन है क्यों बच्चों, ठीक है। तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर क्लियरली मेंशन है बच्चों कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है। तो चार्ज 1 के कारण पोटेंशियल V1 आएगा ना, चार्ज 2 के कारण पोटेंशियल क्या आएगा बच्चों V2। तो नेट पोटेंशियल V जो सॉल्व करके आता है, बताया ना कि डेरिवेशन अब नहीं करना हम लोग को, सीधे फार्मूला। तो पोटेंशियल क्या आएगा 1/4πε0, बताइए किसी को याद है, P/r², वेयर P इक्वल टू हाउ मच, Q इंटू 12 ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं ना, इसका डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, यूनिट क्या होती है कूलम मीटर, सुन लिया ना आपने, कॉपी करिए फटाफट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ब्रॉड साइड, ठीक है। तो एट ब्रॉड साइड, ब्रॉड साइड का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं ना, लेटरल पोजीशन भी बोलते हैं, बोलो बच्चों, ठीक। अभी जो बताया उसका एक नाम लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी है, लेंथ के लॉन्ग जो भी होता है वो क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल, और लेंथ के परपेंडिकुलर लेटरल, ठीक। तो डाइपोल बना दिया मैंने, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू, सेंटर सी, यहाँ से आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल V निकालना है। तो सेम वर्क करना, पहले ये एल है, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस पता होना चाहिए ना चार्ज से, ये डिस्टेंस कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्यों बच्चों, हो गया ना। अब जितना पॉजिटिव पोटेंशियल इसके कारण होगा, सेम नेगेटिव पोटेंशियल इसके कारण होगा, तो नेट पोटेंशियल वहाँ पर V1 प्लस V2 का सम क्या आएगा बच्चों 0 आएगा ना, आगे समझ में, ठीक। अगर एक न्यूमेरिकल मैं इसके लिए बनाऊं, सुनना ऐसे कि ये ब्रॉड साइड पोजीशन है, इस पर हम किसी चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ ले गए, 3 मीटर की दूरी से उठा के 6 मीटर की दूरी तक ले गए, ठीक है, तो वर्क कितना होगा 0, क्योंकि हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 0, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी 0, क्लियर है। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इरेज कर दूं मैं इसको, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, ठीक। So write down next topic, relation between electric field and potential. Relation between इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हो E से, बोलो बच्चों, एंड पोटेंशियल, तो अभी मैग्नीट्यूड ही लिख रहा है पोटेंशियल। देखो बच्चों, डेरिवेशन नहीं करूँगा, डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ। फार्मूला होता है E = -dv/dr, होता है ना,
नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बच्चों, ठीक है। अगर एलॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्टेंस चेंज हो रहा हो तो ई एक्स लिखोगे, माइनस डी वी बाई डी एक्स, और डायरेक्शन अगर आई कैप लिख दो तो वेक्टर लगा दो। नहीं समझे? बोलो बच्चों, एलॉन्ग वाई एक्सिस लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस डी वी बाई डी वाई जे कैप। बोलो बच्चों, एलॉन्ग जेड एक्सिस अगर लिखोगे तो माइनस डी वी बाई डी जेड इंटू के कैप। क्यों बच्चों? और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें इससे निकालना हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट या ई रिजल्टेंट लिखना होगा, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड का सम। क्यों बच्चों? ठीक। एक इनके बीच में आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी एक रिलेशन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये यूज होता है। बोलो बच्चों, E इक्वल टू वी बाई डी, ठीक है ना? ठीक। डी को डिस्टेंस तब बोलना जब इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग मूव करना। नहीं समझे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं और है, मूव कहीं और कर रहा है ना, तो आपको उस डिस्टेंस का एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि परपेंडिकुलर वर्क डन नहीं होगा, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस लोगे ना, वो डिस्टेंस यूज करना है। सुन लिया ना आपने? बोलो बच्चों, ठीक। तो कॉपी कर लीजिए फटाफट इसको, एक न्यूमेरिकल किया जाए इसको बेस्ट। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 इस टॉपिक बेस्ड, एक जगह पोटेंशियल दे रखा है, एक माइनस 3r क्यूब माइनस 6r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 5 दे रखा है। V वोल्ट में है, R मीटर में है। V किस में है बच्चों? वोल्ट में। R किस में है? मीटर में। ठीक। कहा जाए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इक्वल टू 2 मीटर पर, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे? कर लेंगे आप लोग? कितने लोग कर सकते हैं? हाथ उठाइए। गुड, बहुत बढ़िया। मैं कर रहा हूं, देखो। E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर कर लिया, तो E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर ऑफ V। V की वैल्यू कितनी बच्चों? माइनस 3r क्यूब माइनस 6r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 5, ये ना? ठीक। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करें और माइनस को मल्टीप्लाई भी कर दें अंदर, तो क्या आएगा? 9r स्क्वायर प्लस 12r प्लस 2, और ये कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, प्लस 0। r की वैल्यू कितनी रखनी है? 2। तो फाइनली 9 4 जाए 36 हो जाएगा ना बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 2 जा कितना हो जाए? 24 प्लस 2। क्यों बच्चों? तो ये दोनों मिलकर 60 हो गया ना, तो 62 बोलो बच्चों वोल्ट पर मीटर। नहीं हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पर कितनी हो जाएगी? 62 वोल्ट पर मीटर। समझ में आ गया बच्चों? इजी है ना? ठीक। तो ये हो गया हम लोगों का रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा ना, लिख पा रहे हैं आप लोग? मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल inside the uniform electric field, inside the uniform electric field। तो लिखिएगा, हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने? मैं भी लिखता हूं, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल inside the uniform electric field। बच्चे ज़्यादा उलझते हैं इस टॉपिक में, मैंने देखा है, प्रॉब्लम दे देता हूँ। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? पैरेलल, यूनिडायरेक्शनल एंड इक्विडिस्टेंट, ऐसे होता है ना? बोलो। इसके अंदर किसी पॉइंट O पर अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रख दें, ठीक है, तो इस चार्ज पर फोर्स किधर और कितना लगेगा? राइट में लगेगा, और कितना लगेगा? Q इंटू E।
तो इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हो गया Q इंटू ई। क्यों बच्चों? ठीक, तो एक्सेलरेशन पूछा जाए तो फोर्स बाई मास होगा ना, तो Q बाई एम। क्यों बच्चों? ठीक, रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो मान लें। फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना। O से किसी पॉइंट ए पर आएगा तो वेलोसिटी तो कुछ बढ़ेगी ना। यहाँ वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। ठीक, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ S। तो एक फॉर्मूला जानते हो ना, बचपन से पढ़े होगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। नहीं पढ़े हो तो वी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, 2a की वैल्यू क्या है बच्चों? Q बाई एम। ये डेरिवेशन क्यों करा रहे हैं? इस डेरिवेशन का हर एक स्टेप यूजफुल है, ठीक है ना। हम डिस्टेंस को d लिख रहे हैं, थोड़ा सा आपको और आसानी लगेगी। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ तो फार्मूले में तो ऐसे ही होता है ना, 2as। बोलो बच्चों। तो यहाँ पर v स्क्वायर हो गया आपका 2QE इंटू डी बाई एम अंडर रूट कर दे बच्चों। बोलिए, तो ये फार्मूला भी याद रखिएगा। वैसे तो यूजफुल हर एक स्टेप है इसका। समझ में आ गया? आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में E इक्वल टू वी बाई डी। बोलो बच्चों, इसमें V क्या होता है? पोटेंशियल है कि पोटेंशियल डिफरेंस है? याद रखेंगे इस फॉर्मूले में। ठीक, तो E इंटू डी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा ना। इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो वेलोसिटी V इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2Q कैपिटल V बाई एम। बोलो बच्चों, इसमें ये V क्या बच्चों बताओ? वेलोसिटी। और ये वाला भी क्या है? ठीक, अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाना चाहिए हमको? हाफ एम वी स्क्वायर। मैकेनिक्स में यही फॉर्मूला जानते हो। अब इसी फार्मूले से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काइनेटिक फॉर्मूला देख लो क्या आ जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर में वी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2Q कैपिटल V बाई एम आएगा ना बच्चों। एम से एम कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 2 से 2 कैंसिल, K इंटू V हो जाएगा ना। हाँ या ना? बोलो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी फॉर्मूला याद रखना आपको। ठीक, और ये भी याद रखना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। बोलो बच्चों। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, मुझे इस डायग्राम को देख के बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग प्रोजेक्ट किया जाए तो उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। बोलो, जिधर प्रोजेक्ट की हो फोर्स उधर ही लग रहा है ना, पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और स्पीड इंक्रीजिंग होगी ना। अगर सेम चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट प्रोजेक्ट कर दें तो भी पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा ना, लेकिन स्पीड क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। नहीं आई बात समझ में? बोलो बच्चों। आप लोग बता सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें तो पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। याद रहेगा ना, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। वो पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। ठीक, तो ये तीन चीजें क्लियर है ना। If we project a positive charge particle along the direction of electric field, then its path will be straight line and speed will be increases. If we project same positive charge particle opposite to the electric field, then again its path will be straight line, but speed will be decreasing. ठीक, and in case if we project any charge particle perpendicular to the uniform electric field, then its path will be parabolic. वो आगे हम डिस्कस करेंगे, प्रूव भी करेंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें तो क्या होगा? पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ना है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है ना। अभी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं, अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? परपेंडिकुलर टू इट। लिखिए नया टॉपिक, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट। परपेंडिकुलर टू इट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। बनाते जाइए साथ में। सपोज वी हैव नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज प्लेट, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पर इक्वल है, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बच्चों। कुछ लिमिटेड लाइंस बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बनाने से डायग्राम थोड़ा गंदा दिखेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मान लीजिए E है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है बच्चों? E है। इसमें एक चार्ज पार्टिकल Q को V वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक,
हम अपने स्टडी के लिए इधर एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस एज्यूम कर ले रहे हैं। तो जो इसकी वेलोसिटी है वो किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस है ना बच्चों। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, अलोंग वाई एक्सिस। तो जिधर फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन भी तो उधर होगा ना, बोलो बच्चों। ठीक, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यू इंटू ई होगी ना, बोलिए। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इंटू ई, बोलिए। और फोर्स किधर है, अलोंग वाई एक्सिस है, तो अलोंग वाई एक्सिस लिख देना बच्चों। ठीक, नहीं फोर्स किधर लगेगा इसके ऊपर, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो एक्सेलरेशन भी अलोंग वाई एक्सिस होगा, क्यू इंटू ई। बोलो बच्चों, समझ में आ रही बात। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम, ठीक है बच्चों। तो इस एक्सेलरेशन के कारण ये ऊपर भी जाएगा, लेकिन जो वेलोसिटी हमने इसको दी है अलोंग एक्स एक्सिस, ये आगे भी जाएगा। तो अल्टीमेटली आगे बढ़ने के साथ साथ ये ऊपर भी जाएगा अलोंग वाई एक्सिस। तो कुछ इस तरह का पाथ बनेगा। तो मान लीजिए पॉइंट ओ से चला और पॉइंट पी तक टी टाइम में पहुंच गया। तो इस टी टाइम में दो डिस्प्लेसमेंट हुए, एक हुआ अलोंग एक्स एक्सिस जिसको स्मॉल एक्स मान लेंगे, एक हुआ अलोंग वाई एक्सिस जिसको स्मॉल वाई मान लेंगे। क्यों बच्चों? सो दिस एक्स डिस्प्लेसमेंट इज ड्यू टू द वेलोसिटी विच इज गिवन टू इट। बोलो बच्चों, वेलोसिटी थोड़ा और नीचे लिख दे रहे हैं, बोलो बच्चों। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट वाई इज द एक्स ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन। बोलो बच्चों, टी टाइम में दोनों काम हो रहा है, इधर भी जा रहा है पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो अगर हम एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं ना, बोलिए। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स, वेलोसिटी वी, टाइम टी। तो टाइम की वैल्यू अगर हम यहाँ फाइंड करें तो एक्स बाई वी हो जाएगा ना बच्चों, बोलिए। टाइम टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई वी। कोई दिक्कत? नीचे दिख रहा है, बोलिए। अब हम लोग बात करेंगे अलोंग वाई एक्सिस जो मोशन हो रहा है ना उसके विषय में। तो एक फॉर्मूला लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस, बोलिए, हाफ ए टी स्क्वायर। एस के ऊपर वाई लिख दें, बोलो बच्चों। अलोंग वाई एक्सिस इसकी वेलोसिटी 0 होगी बच्चों, क्यों? हमने फेंका अलोंग एक्स एक्सिस है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी आपसे मैं पूछूं अलोंग वाई एक्सिस तो क्या आएगा, 0, बोलिए। तो ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस की 0 प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अलोंग वाई एक्सिस एक्शन क्या मान रखा है, ए वाई, और उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं क्वेश्चन 1 में। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी बच्चों, के बाई एम, है ना। और टाइम टी की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई वी, बोलो बच्चों, होल स्क्वायर। तो फाइनली वाई इक्वल टू क्यू ई बाई 2m इंटू वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बोलो बच्चों। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो x में क्वाड्रेटिक है ना, y में लीनियर है ना, तो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। तो लिखेंगे दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y। क्यों बच्चों? लीनियर इन y, देयरफॉर पाथ इज पैराबोलिक। बोलो बच्चों, पाथ या ट्रेजेक्ट्री व्हाट एवर यू कैन से, ठीक, पाथ इज पैराबोलिक। तो याद रहेगा आप, बोलो। इस डेरिवेशन को पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इतनी देर में जो इतना बताया गया है, आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, बस न्यूट्रॉन नहीं होना चाहिए। क्यों? वो चार्जलेस हो गया ना, बोलो। ठीक, चाहे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसको प्रोजेक्ट करोगे तो हमेशा उसका पाथ कैसा आएगा, पैराबोलिक। ग्रेविटेशनल फील्ड में भी ऐसा होता है, 11th में हम लोग पढ़े हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर आप कोई भी मास पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हो उसके परपेंडिकुलर या किसी एंगल पर भी, ठीक है ना, किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करो तो भी तो उसका एक कंपोनेंट आएगा ना,
ग्रेविटेशनल फील्ड के परपेंडिकुलर, तो अल्टीमेटली उसका ही पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में दो तरह की स्टडी तो हम लोगों ने कर ली, एक एलॉन्ग एक परपेंडिकुलर। अगर किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करोगे तो भी पाथ कैसा आएगा, पैराबोलिक। कारण एक कंपोनेंट ऐसा होगा ना जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बोलो, और एक कंपोनेंट कैसा होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो तो स्ट्रेट लाइन, और दूसरा पैराबोलिक, तो अल्टीमेटली उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। याद रहेगा, समझ में आ गया ना, बोलिए, ठीक। अच्छा, कुछ चीज़ें और भी याद रखो तुरंत। हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी बता दे रहे हैं। किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो ना, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव हो, पाथ सर्कुलर होता है। क्या होता है, पाथ सर्कुलर। सो इफ यू प्रोजेक्ट अ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स पाथ विल बी सर्कुलर। ठीक, कोई भी बोर्ड का एग्जाम देख लो, उसमें ये जो अभी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए ना, कम से कम एक दो प्रॉब्लम जरूर रहेंगे, और छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। ठीक, बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनका एप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है ना। कहो तो उसमें रेडियस पूछ दें, रेडियाई ऑफ कर्वेचर पूछ दें, ठीक है ना, बोलो, या किसी पर्टिकुलर मोड पर स्पीड या एनर्जी पूछ लें। आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इसमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लिखिएगा जरा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नाम से ही क्लियर है ना कि क्या डेफिनेशन बनेगा इसका। ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, उसको क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो एक लाइन लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो घर पे बना लेना नोट। क्या, इफ यू ड्रॉ एनी सरफेस inside the electric field at every point of which the potential is same then that surface is called equipotential surface। समझ में आ गया बच्चों। जैसे मान लो हमारे पास एक चार्ज कैपिटल Q है, ठीक है, इससे इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट का लोकस ड्रॉ करें तो स्फीयर बनेगा ना, स्फेरिकल शेप बनेगा ना, बोलो। इस चार्ज के कारण जितना पोटेंशियल यहाँ होगा इस पॉइंट P पर, उतना ही इस पॉइंट Q पर भी पोटेंशियल होगा ना, बोलो। तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगा, इक्वल। तो ये बन गया ना इक्विपोटेंशियल सरफेस, बोलो, ठीक है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रॉब्लम में पूछा जाए कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, ठीक, तो पहचान लेंगे ना कि कैसा होगा, स्फेरिकल। बोलिए, तो आप ऐसे एक डायग्राम बना सकते अपनी कॉपी में, ठीक। हेडिंग तो लिख लिया ना आप लोगों ने, इक्विपोटेंशियल सरफेस, बोलो बच्चों। तो एक चार्ज Q है, इसको लिख दिया हमने कि ये पॉइंट चार्ज है। क्या बच्चों, पॉइंट चार्ज। इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट का लोकस क्या आएगा, स्फेरिकल। बोलो बच्चों। इसके कारण इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कुछ ऐसी होंगी ना, बोलिए बच्चों। इसके कारण इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसी होंगी, ठीक। अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कितना एंगल बना रहे हैं, तो कोई बता सकता है, 90 डिग्री। टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, क्यों बच्चों। तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोलो बच्चों, आ रहा समझ में, ठीक। तो आप एक लाइन लिख सकते हो अपनी कॉपी में, फॉर अ पॉइंट सोर्स चार्ज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल। फॉर अ पॉइंट सोर्स चार्ज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, फॉर अ पॉइंट सोर्स चार्ज the shape of equipotential surface is spherical। बोलिए, ठीक। ड्रॉ करिए डायग्राम जल्दी से। एक लाइन चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। तो लिखिएगा उसको भी, फॉर अ लाइन सोर्स चार्ज तो मान लीजिए हमारे पास ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज कंडक्टर है। इनफाइनाइट दिखाने के लिए क्या करते हैं, डॉट 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 दिखा दो, क्यों बच्चों, ठीक है। तो इसे इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट्स का लोकस ड्रॉ करो, सिलेंडर बनेगा ना, हाँ या ना, बोलिए। तो इसके कारण हर जगह पोटेंशियल सेम होगा ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि ये क्या है बच्चों, लाइन चार्ज है ना, क्या है, लाइन चार्ज। और ये किस तरह का ईपीएस है बताओ, सिलेंड्रिकल।
सिलेंड्रिकल EPS इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसी होंगी ना, हाँ है ना, ठीक। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे दिख रहे हैं, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म दिख रही है कि नॉन यूनिफॉर्म दिख रही है? नॉन यूनिफॉर्म है, देखो विजुलाइज करो, ठीक। इधर भी होंगी, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, बोलो। अब व्हाइट बोर्ड पे तो ऐसे ही दिखेंगे ना, बोलो, आ गया समझ में? तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सुन लिया, बोलो, ठीक। डाइवर्जिंग है ना, बोलो। अच्छा अगर कोई सोर्स चार्ज हो, पॉइंट सोर्स चार्ज है, बहुत दूर है, पॉइंट चार्ज है, बोलो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर हाइट पर एक सोर्स चार्ज है, तो बहुत बड़ा EPS बनेगा ना। उसका एक छोटा सा पोर्शन देखने में कैसा लगता है, प्लेन, जैसे अर्थ स्फेरिकल है ना, यहाँ से दिल्ली तक जाते हो कहीं लगता है स्फीयर पर चढ़ रहे उतर रहे हो, नहीं ना। इवन फ्लाइट इतनी हाइट पर होती है, वहाँ से भी अर्थ स्फेरिकल नहीं दिखती है, बहुत ऊपर जाके देखने पर ही अर्थ स्फेरिकल दिखती है, ठीक। तो बहुत बड़े स्फीयर का छोटा सा पोर्शन देखने में कैसा लगता है, प्लेन ना, बोलो। तो लिख लो इस लाइन को कि इफ चार्ज इज फार अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, if charge is far away from the point of observation, then equipotential surface is, if charge is far away from the point of observation, then equipotential surface is approx plane। क्यों बच्चों, बोलिए। तो यहाँ पर हम बना दे रहे हैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पर भी एक और सिलेंडर बना सकते थे ना, पॉइंट चार्ज के लिए मल्टीपल स्फीयर बना सकते हैं ना, बोलो बच्चों। तो यहाँ पर हमने दो बनाने हैं, ये एक बना दिया और दूसरा ये बना दिया, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, बोथ आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पर हो गए बच्चों टू प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया? कॉपी करिए। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, उनको भी सुन लीजिए। बना लिया डायग्राम? इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सुनना है केवल, लिखना नहीं है, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी ये है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है? वाई? ईच पॉइंट है सेम पोटेंशियल, सो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। इफ यू कैरी एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। सुन लिया ना आपने? बोलो। क्लियर है? ठीक। अच्छा एक चीज और याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वर्क डन 0। पूछो क्यों? जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है यहाँ पर EPS पर परपेंडिकुलर है ना, बोलो। ठीक। तो मान लो हमारे पास यहाँ पर एक सोर्स चार्ज Q पॉइंट चार्ज है, तो ये EPS है ना, बोलो। ठीक। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पर ऐसे होंगी ना, यहाँ कोई चार्ज रखोगे तो फोर्स तो इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के डायरेक्शन में करोगे तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना, बोलो। आई बात समझ में? तो ये भी एक रीजन है कि इक्विपोटेंशियल पर किसी चार्ज को कैरी करने वक्त क्या होता है, 0। तो इसको यूटिलाइज करो कि कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेके मूव कर रहे हो तो वर्क डन क्या होगा उसमें, 0 नहीं होगा, बोलो। एलॉन्ग द डायरेक्शन वर्क डन होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन वर्क डन होगा, वर्क होगा, लेकिन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क 0। सुन लिया ना? तो किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में कंजर्वेटिव फोर्स के एलॉन्ग या अपोजिट वर्क होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंड करता है कि वर्क बाय द कंजर्वेटिव फोर्स निकाल रहे हो या वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल रहे हो। ठीक, वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा और उसका फंडा बड़ा सिंपल है, W=FD cos थीटा। तो कौन सा फोर्स यूज कर रहे हो और उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, उन दोनों के बीच का एंगल यूज करो, पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप करेक्ट आएगा। सुन लिया ना? बोलिए।
लेकिन किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के परपेंडिकुलर वर्क की वैल्यू क्या आती है हमेशा? 0। याद रहेगा ना। ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम इस पेन को यहाँ से यहाँ ले जाएं तो वर्क बाय ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है ना, क्योंकि वेट तो नीचे लग रहा है ना। उस वेट को होल्ड करने के लिए हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हुआ कि नहीं हुआ? वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी 0 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। ठीक, क्लियर है बात। तो ये कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। कुछ और प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई हैं, आप मेरे नोट्स में या बुक से पढ़ सकते हैं। क्या है कि कोई भी दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का वोल्टेज है 2 वोल्ट, ठीक, एक का है आपका 1 वोल्ट। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वोल्टेज घटेगा ना, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। करेंगी तो जो कॉमन पॉइंट होगा वहाँ पर 3 वोल्ट हो जाएगा। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना, बोलो। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसके हर पॉइंट में वोल्ट 6 वोल्ट है, नहीं समझे, और एक दूसरा ईपीएस जिसके हर पॉइंट पर 4 वोल्ट है, तो बेटा तो यहाँ तो 10 वोल्ट हो गया ना, तो ये तो ईपीएस रहा ही नहीं ना। ठीक, तो कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अदर रीजन भी बुक्स में दे रखे हैं कि फिर वहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दो अलग अलग इंक्लाइंड फोर्सेस बनेंगी। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर एक बन सकती है, दो नहीं बन सकती। बोलो। किसी रीजन में मल्टीपल चार्जेस के कारण बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो सकती हैं, पर रिजल्टेंट तो एक ही आता है ना बच्चों। आगे बात समझ में? तो नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। यही बात समझ में? क्लियर है? तो प्रॉपर्टीज इक्विपोटेंशियल सरफेस की आप लोग पढ़ लेंगे ना, बोलिए हाँ या ना। ठीक, मेरे नोट से भी पढ़ लीजिएगा और एक बार बुक से भी पढ़ सकते हैं, नोट्स ना हो तो। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक टॉपिक है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। लिखिए जरा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक सिस्टम है जिसमें मिनिमम 2 चार्ज है। सिंपलेस्ट सिस्टम ले लिया हमने, एक सिस्टम जिसमें 2 चार्जेस हैं r दूरी पर हैं। चार्ज पॉइंट ए पर है Q1 और दूसरा चार्ज पॉइंट बी पर है। तो इसकी अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखो बच्चों, जहाँ भी इंटरेक्शन होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। ठीक, हम लोग कहते हैं ना अर्थ के से ऊपर उठाया कोई चीज़ तो पोटेंशियल एनर्जी mgh। जी क्या है? अर्थ का अट्रैक्शन के कारण तो क्रिएट होता है। m × g तो अट्रैक्शन ही तो अर्थ का, बोलो, फोर्स है। ठीक, जी गायब कर दो तो वर्कडन तो 0 हो जाएगा ना किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0 नहीं होगा ना, चेंज इन पोटेंशियल 0 आएगी ना। बोलो। पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ डेफिनेशन बोलने जा रहे हैं, सुनिएगा, साथ में लिख भी लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस is equal to the work done. Potential energy of a system of charges is equal to the work done in carrying those charges from infinite to form the system. In carrying those charges from infinite to form the system. In carrying those charges from infinite to form the system. तो सुनिएगा ध्यान से। मान लो ये Q1 चार्ज पॉइंट ए पर न हो करके पहले कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर है। Q1 चार्ज कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर है। सुन लिया आपने? बोलिए। ठीक, तो इनफाइनाइट से इसको पॉइंट तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, W1। बोलिए। ठीक, चार्ज Q2 को भी मान लीजिए पहले इनफाइनाइट पर है। इनफाइनाइट का मतलब चांद तारे नहीं होते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर। उस चार्ज Q2 को भी हम इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक लाने में कुछ वर्क करेंगे, W2। बोलो बच्चों। तो
तो टोटल वर्क W1 प्लस W2 ही क्या है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। और ये कैलकुलेट करके कितनी आती बच्चों, बोलो, स्मॉल के Q1 Q2 बाई R। बोलो बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी है ना, डेरिवेशन नहीं करना है, करा चुका हूँ मैं, सीधे फार्मूला और एप्लीकेशन। क्यों बच्चों, विद कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक। चार्ज का साइन लिखोगे, पॉजिटिव होगा पॉजिटिव, निगेटिव होगा निगेटिव। क्लियर है बच्चों? ठीक। आज पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं, सिंपल सा। इरेज कर दूं मैं इसको। कह दिया जाए एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1, कि वी हैव 2 प्रोटॉन्स, तो इसका चार्ज E, इसका भी चार्ज E, तो Q1 भी E हो जाएगा बच्चों, और Q2 भी। डिस्टेंस इनके बीच में 1 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता ना, बोलो। तो क्या करोगे, फार्मूला लगा दोगे ना, स्मॉल के Q1 इंटू Q2 बाई R। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, बोलो। और E की वैल्यू कितनी होती है, E इंटू E स्क्वायर हो जाएगा ना, 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर। क्यों बच्चों, बाई R की वैल्यू 1 मीटर। बोलो, कैलकुलेशन कर लोगे ना, हम इस पर टाइम वेस्ट ना करें ना, छोड़ दें इसको, जूल में आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम, इसके बाद थोड़ा सा बोर्ड लेवल का एक प्रॉब्लम कर दें। इरेज कर दो बेटा, सबने कॉपी कर लिया? बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा ना? मांडवी समझ में आ रहा है? गौरव, अमन, दिव्यांश, रचित, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, we have a equilateral triangle. On each corner there is charge Q and the value of Q is 2 microcoulomb. Each side have equal length and the side is 1 meter. कैलकुलेशन आसान हो इसलिए ये नंबर दे दिया। ठीक, मेन पर्पज ये है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपको, है ना। इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए। कितने लोग कर सकते हैं, हाथ उठाइए। 2 3 4 5 6 7 सब लोग लगभग कर लेंगे, है ना। कैसे करेंगे देखिए, बताऊं मैं? देखिए, देखो, एक पेयर ये हो गया, जितना इस पेयर का आएगा उतना ही इसका भी आएगा ना, उतना ही इसका भी आएगा ना। बोलो अच्छा, चार्जेस अलग अलग रहेंगे तो सभी पेयर का निकाल के जोड़ना पड़ेगा आपको, लेकिन संजोग से यहाँ पर चार्जेस क्या है, सिमिलर है, डिस्टेंस भी सेम है, तो एक बार निकाल के इंटू 3 कर दीजिए। ठीक, तो फार्मूला हो जाएगा 3 टाइम्स स्मॉल के Q स्क्वायर बाई R। नहीं होगा बच्चों, Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा ना। स्मॉल के पता है ना कितना होता है, 9 इंटू 10⁹9। Q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है ना, तो 2 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर ना। क्यों बच्चों, डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है ना, आसानी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, किस में यूनिट आएगी, जूल में। बोलो बच्चों, ठीक कर लेंगे ना, तो कैलकुलेशन घर पे कर लेंगे। आगे बढ़ूँ मैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम और, क्वेश्चन नंबर 3। There is a cube, each side of the cube is small a. Each side of the cube is small a. Okay बच्चों, at each corner of the cube a small q charge is placed. So total 8 charges are placed at the different corners. You have to find the potential energy of this system of charges. कितने लोग कर लेंगे, हाथ उठाइए। बस 2 लोग, 3 4 5 6 लोग। ठीक, मैं करता हूँ। देखो, इस कमरे को क्यों मान लोगे, बोलो। ठीक, जितनी लेंथ उतनी ब्रेथ उतनी हाइट मान लो। थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल मान लो। ठीक है ना, सभी साइड से मान लो। तो ऐसे पेयर सोचो जिनमें चार्ज क्यू क्यू और डिस्टेंस ए हो, उनकी संख्या कितनी होगी। एक पेयर ऊपर बनेगा ना, एक, दूसरा उधर बनेगा ऊपर ही, तीसरा आपके पीछे, चौथा इधर। 4 पेयर ऊपर बन रहे हैं जिनमें चार्ज क्यू क्यू और डिस्टेंस ए है।
ऐसे ऊपर से नीचे भी 4 पेयर बनेंगे ना, 8 हो गए, नीचे भी ऐसे ही 4 पेयर बनेंगे ना, टोटल 12 हो गए। तो टोटल 12 पेयर ऐसे हो गए जिनमें चार्ज क्यू क्यू है, तो क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस ए हो जाएगा ना। बोलो बच्चों। अब सोचो इस सरफेस की खाली बात करो जो दिख रहा है आपको, इसमें इस कॉर्नर से उस कॉर्नर का डिस्टेंस a√2 होगा ना, ऐसे उस कॉर्नर से इस कॉर्नर का डिस्टेंस कितना होगा a√2। ऐसे कितने सरफेस होंगे 6, क्यों में 6 सरफेस होते हैं, तो पेयर कितने होंगे 12 ना। ठीक, तो +12 इंटू स्मॉल के क्यू स्क्वायर बाई a√2, क्यों बच्चों नहीं होगा प्लस। और सोचो समझ में आ रहा है कुछ? ठीक, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पर जाओ, क्यूब की डायगोनल कितनी होती है सबसे बड़ी a√3। ऐसे 4 ही डायगोनल होंगे, उस नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर, उस नीचे वाले से उस ऊपर, उस कॉर्नर नीचे से ये वाला ऊपर, बोलो तो 4 कॉर्नर 4 डायगोनल होंगे। तो ऐसे 4 पेयर होंगे स्मॉल के क्यू स्क्वायर बाई a√3, क्यों बच्चों? ठीक, सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कुछ कॉमन है, कुछ नंबर बीच में आएंगे, कर लोगे ना? क्लियर हो गया? ठीक, तो मान लीजिए सॉल्व हो गया, पक्का। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों उसको कॉपी कर लो, हेलो पहले इसको कॉपी कर लो फिर टॉपिक लिखो, छोड़ो नहीं इसको। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल inside the uniform electric field. Potential energy of an electric dipole inside the uniform electric field. Potential energy of an electric dipole inside the uniform electric dipole in a uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी डाइपोल आपने रखा हुआ है इस तरह से, तो इसको रोटेट करने में जो वर्क होता है वही इसकी पोटेंशियल होती है। बोलो बच्चों, तो यहाँ -q है, ये +q है, लेंथ 2l है, डाइपोल मोमेंट p है, तो रोटेशन का वर्क कितना होता है बच्चों? p इन द ब्रैकेट बोलो cos θ1 माइनस cos θ2, याद है? ठीक, कहाँ से शुरू किया वो θ1 और कहाँ तक रोटेट किया वो क्या हो गया θ2। जैसे मान लो हम यहाँ से रोटेट करके यहाँ से ले आए तो θ1 0 हो जाएगा ना, और θ2 की वैल्यू θ हो जाएगी। बोलो बच्चों। ठीक, इसकी मदद से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? -p cos θ आता है ना, याद है? बोलो बच्चों, क्लियर है? दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी के लिए इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना? ठीक, लेकिन ये ज़्यादा फेमस है, और आप इसको -p.e भी तो लिख सकते हो, क्यों बच्चों? a.b क्या होता है? a b cos θ ना। बोलिए, अगर थीटा की वैल्यू 0 ले लिया जाए, यहाँ सुनिएगा, इफ थीटा इक्वल टू 0 तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? -p आएगी ना। बोलो बच्चों, ये मिनिमम वैल्यू होती है, और जब मिनिमम वैल्यू होती है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, if theta equal to 180 डिग्री then u equal to +p आएगा ना बच्चों, +p आएगा ना, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। और ये क्या होती है, कौन सी कंडीशन होती है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पर, ठीक है ना, अगले संडे को हम लोग, ठीक है ना, इसके बिहाफ पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हर लेवल के, ठीक है ना। तो सेम टाइम रहेगा, आप लोगों को सेम टाइम पर आना होगा, ठीक है।
ओके बच्चों।